डॉक्टर शेख मुजीब, प्रिंसिपल खातून बीएड कॉलेज मालेगांव, हमारे यूट्यूब चैनल जैतून एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप तमाम का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्कूल एजुकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 34 साल के बाद ये पॉलिसी को पेश किया गया है। इससे पहले 1968, 1986 और 1992 में एजुकेशन पॉलिसियां आ चुकी हैं। इसमें जो मेन एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की थी, जिसमें जो है तो केजी से लेकर पीजी तक के पूरे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में प्लानिंग की गई थी और वही इम्प्लीमेंटेशन, उसी की प्लानिंग आज तक जो है तो चली आ रही थी। त्याचप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार हायर एज्युकेशनमध्ये कोणकोणते बदल येणार आहेत, आपण पुढच्या काळात ते बदल बघणार आहोत। आपण त्या संबंधी आज या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहे। तर चला सुरू करूया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आणि हायर एजुकेशन। तो सबसे पहला जो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का चेंज है वो है एजुकेशन का स्ट्रक्चर। जो अब तक 10+2+3 हुआ करता था उसको तब्दील कर दिया गया और प्राइमरी एजुकेशन जो 10+2 हुआ करता था उसको 5+3+3+4 53-34 इस तरह से जो है तो उसको चेंज किया गया। उसी तरह से हायर एजुकेशन में भी डिग्री लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर चेंजेस किए गए हैं। अब तक 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था और आफ्टर 3 ईयर ग्रेजुएशन 2 साल का पीजी हुआ करता था। तो इसको इसके अंदर भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, चॉइस बेस्ड सिस्टम के साथ, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री के साथ चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला जो हायर एजुकेशन में या डिग्री लेवल पर स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ है वो है 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन डिग्री। यानी कि अब जो डिग्री होगी आफ्टर 12 जो ग्रेजुएशन होगा तो वो 3 या 4 साल का होगा, है ना। और अभी तक इस तरह से होता था कि एक मर्तबा आपने डिग्री में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर करने के बाद किसी इकोनॉमिकल रीजन के तहत या आपको जॉब लग जाती है या कोई और दूसरी रीजन के तहत आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते थे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब इस नए पॉलिसी के तहत यहाँ पर जो है तो बहुत सारे ऑप्शन रखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल आपने उसका मुकम्मल किया और आपने किसी रीजन के तहत उसको छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आपने 2 साल मुकम्मल किए और एग्जिट हो गए तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी तरह अगर आपने 3 साल कंप्लीट किए और आप एग्जिट हो गए तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और इसी तरह आपने 4th ईयर भी कंप्लीट कर दिया तो आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च दिया जाएगा। तो इस तरह से ये डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल पर चेंज किए गए हैं। इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि आप 3 साल के लिए डिग्री में एडमिशन लेते थे और वो 3 साल आपको मुकम्मल करना लाजमी होता था। वो मुकम्मल करने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन की या बैचलर की डिग्री दी जाती थी। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर दिया और एग्जिट हो गए तो आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आपने 3 साल मुकम्मल किए तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी, और अगर आपने 4 साल मुकम्मल कर दिए तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च, नहीं चौथा जो साल होगा वो रिसर्च का होगा। और साथ ही साथ ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पर जो है तो बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर किया और आपने छोड़ दिया, अब कुछ सालों के बाद आप जो है तो सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट ईयर किया था वो किसी और शहर में था और अब आप जो सेकंड ईयर करना चाहते हैं वो किसी दूसरे शहर के दूसरे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की परमिशन होगी। आप दूसरे शहर के दूसरे कॉलेज में जाकर डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। आपके वो जो फर्स्ट ईयर के क्रेडिट जो डिजिटल लॉकर में आपके जमा थे उसको दोबारा से लिया जाएगा और आपको नए कॉलेज में, नए शहर में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा।
इस तरह से एबीसी एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो है तो सिस्टम रखा गया है, और जो बहुत ही मतलब मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के साथ रखा गया है। और इसका यकीनन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो जॉब करना चाहते हैं या डिप्लोमा करके जॉब करते हैं और उसके बाद डिग्री लेना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरे हम सबसे बड़े चेंज की बात करें तो मास्टर डिग्री है ना, पीजी। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। इससे पहले तक ऐसा होता था कि 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो 2 साल का ही जो है तो पीजी होता था, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो। लेकिन अब इस नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंट डिजाइन विद फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग डिजाइन बनाए गए हैं। बच्चा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंगली किसी भी एक डिजाइन को चूज करके मास्टर डिग्री कर सकता है। तो पहला डिजाइन है 2 ईयर, सेकंड ईयर फॉर रिसर्च ओनली। आफ्टर डिग्री ये उन बच्चों के लिए रहेगा या ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो 3 साल की डिग्री करने के बाद एग्जिट हो जाएंगे, है ना। जो मैंने पहले इससे पहले आपको बताया, 1 साल के लिए डिप्लोमा रहेगा, 2 साल के लिए एडवांस डिप्लोमा रहेगा, 3 साल के लिए डिग्री दी जाएगी, बैचलर डिग्री। तो ये जो पहला सिस्टम होगा 2 ईयर पीजी, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो 3 साल में डिग्री करने के बाद एग्जिट हो जाएंगे। उनके लिए बाद में 2 साल का पीजी वाला सिस्टम रहेगा। और ये 2 साल की पीजी में से जो लास्ट ईयर रहेगा, सेकंड ईयर जो रहेगा पीजी का, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर फोकस करेगा। यहाँ पर डिसर्टेशन बनाए जाएंगे, रिसर्च किया जाएगा, रिसर्च की पूरी मेथोडोलॉजी सिखाई जाएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालाइज, थीसिस किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पेश किया जाता है, इस तरह की तमाम चीजें यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो ये पहला सिस्टम होगा 2 साल के लिए। उसके बाद का होगा 1 ईयर। ये उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया था, और उन 4 साल में जो चौथा साल उन्होंने रिसर्च पर किया था, तो उसके बाद उनके लिए सिर्फ 1 साल का पीजी कोर्स होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिसर्च से रिलेटेड पूरी बातें बताई जाएगी, सिस्टम सिखाया जाएगा, एक थीसिस, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लिया जाएगा, और वो 1 साल के बाद उसको पीजी की डिग्री अवार्ड की जाएगी। तीसरा सिस्टम है 5 ईयर इंटीग्रेटेड। आफ्टर 12th ही कोई बच्चा अगर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे डिग्री के बाद एग्जिट नहीं होना है, मुझे कंटिन्यू अपना एजुकेशन जारी रखना है, मुझे पढ़ना है और मुझे आगे रिसर्च भी करना है, पीएचडी भी करना है, तो वो आफ्टर 12th ही 5 ईयर यूजी एंड पीजी कोर्स को डिजाइन को चूज करेगा। तो उसको आफ्टर 12th ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलेगी और प्लस पीजी की भी डिग्री मिलेगी। तो इस तरह पीजी लेवल पर भी जो है तो मुख्तलिफ डिजाइन बनाए गए हैं। पहला डिजाइन है 2 ईयर का, दूसरा डिजाइन है 1 ईयर वाला, और तीसरा डिजाइन है 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी डिग्री। तो इस तरह से डिग्री लेवल पर चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, यानी कि यूजी हो या पीजी हो, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और ये चेंजेस जो हैं तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी, ये स्टूडेंट के नीड के मुताबिक। अभी तक ऐसा होता था कि बच्चा किसी वजह से फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट करता था, सेकंड ईयर भी कंप्लीट करता था, और थर्ड ईयर किसी भी रीजन के तहत वो दे नहीं पाता था, तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी। और कुछ सालों के बाद वो दोबारा से जब एडमिशन लेने के लिए जाता था तो उससे कहा जाता था कि आप री एडमिशन कीजिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोबारा से पढ़िए, तो उसका कहीं ना कहीं लॉस होता था। तो इस सिलसिले में जो है तो ये बहुत अच्छा कदम है कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के जरिए जो है तो डिग्री और यूजी और पीजी एजुकेशन अब दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पीएचडी की डिग्री, तो पीएचडी की डिग्री के लिए या पीएचडी में एडमिशन के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो मास्टर डिग्री रखते हो। जैसे मैंने इससे पहले बताया, या तो उसने 2 साल का पीजी किया हुआ होना चाहिए, या तो 1 साल का पीजी किया हुआ होना चाहिए, या तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए। वही लोग पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे जो अहम बात है, या जो हम ये कहेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पर ही या बीए लेवल पर ही या बीएससी लेवल पर ही या बीकॉम लेवल पर ही एजुकेशनल रिसर्च या रिसर्च मेथोडोलॉजी से बच्चे को अब अवेयर कराया जाएगा। उसको इसी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर ही रिसर्च सब्जेक्ट से रूबरू कराया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं होता था, बच्चा ग्रेजुएशन पीजी करता था, उसके बाद उनमें से
कुछ बच्चे जो पीएचडी करना चाहते थे सिर्फ वही जो है तो रिसर्च की स्टडी करते थे, रिसर्च के बारे में सीखते थे या पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आउटकम्स था, बच्चे जो बाहर निकल रहे थे उनमें से जैसे अगर ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद 100 स्टूडेंट्स बाहर होते थे तो सिर्फ 10 स्टूडेंट पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड होते थे, वही 10 बच्चे रिसर्च इस सब्जेक्ट को पढ़ते थे, बाकी 90 जो है तो रिसर्च को पढ़ते नहीं थे। हालांकि रिसर्च से ही जो है तो एजुकेशनल सिस्टम में नई नई टेक्निक्स डेवलप होती है, नए नए इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, नए नए थेरीज डेवलप होती है, नए नए टीचिंग मेथोडोलॉजीज डेवलप होती है। तो अब यह इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर एक स्टूडेंट को रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ना होगा, चाहे उसे पीएचडी करनी हो या ना करनी हो, उसको रिसर्च समझना होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी समझनी होगी। और अगर वो पीएचडी करता है तो वेल और गुड, अगर नहीं भी करना है तो भी उसको रिसर्च पढ़ना होगा। तो पीएचडी में एडमिशन सबसे पहले मास्टर डिग्री में होगा, बच्चे ने या तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड पीएचडी को ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या 3 साल की डिग्री और 2 साल का पीजी किया हुआ होना चाहिए, या कम से कम 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री विद रिसर्च उसने किया हुआ होना चाहिए। ऐसे बच्चा भी, ऐसे स्टूडेंट को भी पीएचडी के अंदर जो है तो एडमिशन दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ा मेजर इस लेवल पर जो चेंज है, इस पॉलिसी के तहत एमफिल की डिग्री को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अभी तक जो लोग एमफिल किया करते थे, एमफिल के बेस पर कई लोगों का अप्रूवल भी आया, कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिली, और कई लोगों को पीएचडी में उसमें उसकी वजह से एडमिशन भी मिला, पीएचडी की डिग्री भी मिली। तो एक जमाना था कि एमफिल को डॉक्टरेट का दर्जा हासिल था, या तो आप पीएचडी होने चाहिए या तो एमफिल होना चाहिए। तो एमफिल को भी जो है तो डॉक्टरेट के बराबर समझा जाता था। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ तब्दीली आई और इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एमफिल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज की, तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। देखिए यहाँ अभी तक ऐसे होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी का अंदर अपने अपने अलग अलग स्ट्रीम चलते थे। एक ही यूनिवर्सिटी में आर्ट्स स्ट्रीम चलता था, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेशनल लेवल पर ही 3 यूनिवर्सिटी में पूरी यूनिवर्सिटीज को डिवाइड किया जाएगा। तो वो 3 टाइप, सबसे पहले रिसर्च यूनिवर्सिटी, सेकेंड है टीचिंग यूनिवर्सिटी, और थर्ड है ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज। ये 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा और इन 3 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज में ही पूरे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पर, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर एक तरह की अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए इन 3 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज को आने वाले वक्त में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिसको मेरू कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इन 3 यूनिवर्सिटी के अलावा एक यूनिवर्सिटी रहेगी जो मॉडल यूनिवर्सिटी का रोल अदा करेगी, जिसको मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी कहा गया है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। हिंदुस्तान से या पूरे देश के जो स्कॉलर होंगे उनको वहां पर जो है तो बुलाकर या वहां एडमिशन देकर ज्यादा से ज्यादा उनसे जो है तो रिसर्च फील्ड में नए नए इनोवेटिव वर्क उनसे कराए जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी के लिए एक मॉडल रोल की हैसियत से काम करेगी और इसका दर्जा आईआईटी और आईआईएम के बराबर होगा। यानी कि जहां पर आज जो एक हाई लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशनल सिस्टम, रिसर्च सिस्टम और टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से भरपूर ये पूरे इदारे होते हैं, तो इस मॉडल यूनिवर्सिटी को भी आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा कि हमारी वो यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ना, जैसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की हमारी लिस्ट हुआ करती है, टॉप 20 की हमारे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हुआ करती है, तो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी जाएगी कि वो अपने कैंपस को ऑल ओवर वर्ल्ड में ओपन करें। एक पहली सूरत तो ये हुई। सिमिलरली ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज टॉप है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनको परमिशन दी जाएगी कि वो इंडिया में आकर अपने कैंपस ओपन करें। तो इंटरनेशनलिज्म के तहत जो है तो एक नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। हमारी यूनिवर्सिटीज फॉरेन में जाकर, फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां अपने
एजुकेशनल सिस्टम को शुरू करेगी, कैंपस को शुरू करेगी, और जो इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वो आकर हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिटीज में अपने कैंपस को ओपन करेगी, और दोनों के एजुकेशन का और दोनों के रिसर्च का ट्रांसफर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, रिसर्च के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स नए नए इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो एक दूसरे को शेयर करेंगे। इस तरह से इस इंटरनेशनलिज्म का मकसद है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, तो हायर लेवल पर देखिए, खास तौर से आपने देखा होगा कि हायर लेवल पर आने के बाद, ग्रेजुएशन में आने के बाद या पीजी में या पीएचडी में आने के बाद एक स्टूडेंट पूरे मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी बनता है। अब उसको डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के तरीके क्या होते हैं, डेमोक्रेसी की मेथड क्या होती है, डेमोक्रेसी के कौन कौन से स्तंभ है, कौन कौन से बेसिस है, वो समझना होता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी लेवल पर देखिए इलेक्शन लिए जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन होते हैं और बच्चे पूरी डेमोक्रेसी प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को समझते हैं, और जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट के या असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। डेमोक्रेटिक फीलिंग या डेमोक्रेटिक क्या कहेंगे आउटलुक ग्रेजुएशन लेवल पर और पीजी लेवल पर बच्चे के अंदर डेवलप किया जाता है। तो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट जो होगा, वो जितने भी हायर एजुकेशन होंगे वहां पर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, दूसरा कमिटीज में, और तीसरा सिस्टम और मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सिस्टम हमारे पास पहले से भी है ना। छात्र अध्यक्ष जो हुआ करता था, स्टूडेंट्स का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो सेनेट बॉडी में या वाइस चांसलर के साथ या रजिस्ट्रार के साथ मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज का वो हिस्सा हुआ करता था, डिस्कशन करता था, अपने व्यूज रखता था, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है ये बताता था, ये चीजें होती थी। मजीद इसको जो है तो मजबूत बनाने का इस एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर जो है तो काम किया गया है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक में भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन में ही ना बल्कि खेल कूद में भी जो है तो अपना नाम और अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सके। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टीचर स्टूडेंट रेशो, तो जैसा हमने हाई प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में देखा था कि 30 बच्चों पर एक टीचर, और जो ट्राइबल एरिया है या डिसएडवांटेज एरिया है वहां पर 25 बच्चों पर एक टीचर। उसी तरह से अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 10 बच्चों पर एक टीचर से लेकर 20 बच्चों पर एक टीचर, यहाँ पर 2 की बात बताई गई, 10 फॉर 1 टीचर, 2 20 फॉर 1, 10 से 20 बच्चों पर एक टीचर होगा। और फैकल्टी को जो है तो जब अपॉइंट किया जाएगा या उसको क्या कहेंगे नौकरी दी जाएगी, तो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट लेकर या मुख्तलिफ तरह के इंटरव्यूज के जरिए, एग्जाम के जरिए पहले उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद ही जो है तो उसको एज ए फैकल्टी नौकरी पर रखा जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, है ना, जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है मुख्तलिफ तरह की, अभी तक पहले भी दी जाती थी, यहाँ पर भी बात की गई है। तो यहाँ पर एक चीज इन्होंने खास बताई है या शुरू करने वाले हैं इस पॉलिसी के तहत, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। एक नेशनल लेवल पर स्कॉलरशिप पोर्टल होगा जो पूरे इंडिया में एक साथ काम करेगा। अभी तक कैसे होता था कि बच्चा एक स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप को अप्लाई करता था, वो स्कॉलरशिप भी ले लेता था, उसके बाद नेशनल लेवल की किसी और स्कॉलरशिप को अप्लाई करता था, वो स्कॉलरशिप भी ले लेता था, उसके बाद कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट के या प्राइवेट इदारे के स्कॉलरशिप को अप्लाई करता था, वो स्कॉलरशिप भी ले लेता था। तो इस तरह के मुख्तलिफ, एक ही बच्चे को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी, किसी को मिलती थी तो 3-4 मिल जाती थी, और किसी को नहीं मिलती थी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी और इक्विटी का मामला था। तो इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू किया जाएगा, तो ताकि बच्चों को जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस की वजह से या पैसों की वजह से वो रुक गए हैं, तो ऐसे बच्चों को खास तौर से जो है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में प्रमोट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली बात है या सोचने वाली बात है, तो इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में
यहाँ पर एसटी, एनटी, ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ ये बोला गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होगा जहाँ पे हम सबको स्कॉलरशिप देंगे। अभी तक की तमाम पॉलिसीज में जितने भी ट्रबल एरियाज के स्टूडेंट्स थे, एसटी, एनटी, ओबीसी, जितनी भी पिछड़ी जाति थी या जो घटक थे और माइनॉरिटीज के जितने घटक थे, उनको अलग से स्कॉलरशिप की बात कही जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। तो एक कंफ्यूजन है, अब वो किस तरह से ऑल स्टूडेंट जो कहा गया है, वो ऑल स्टूडेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कौन नहीं होगा, एक अलग बहस है। इसका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन शायद बहुत जल्द हम सबको देखने मिलेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट चेंज है वो है टीचर एजुकेशन। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम की, तो जाहिर सी बात है हम एजुकेशनल सिस्टम में जो चेंज कर रहे हैं, तो उन चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अच्छे, स्किलफुल और क्वालिटी देने वाले टीचर्स की भी जरूरत होगी। तो उसके लिए टीचर एजुकेशन को भी रिफॉर्म करना जरूरी होगा। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर एजुकेशन को रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने की भी बात की गई है। देखिए 2012 में जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में खास तौर से जोर देकर ये कहा था कि हमारे मुल्क के 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मियारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं देते, वो सिर्फ डिग्री बांटने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी जरूरत है, अगर हम एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि टीचर हैं, उनके एजुकेशन को बदलना बहुत जरूरी है। तो इस पॉलिसी में टीचर एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करने की बात की गई है। जैसा कि 2016 से ही बीएड जो है तो 1 साल से उसका ड्यूरेशन बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया, और अब यहाँ से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को लागू किया गया है। यहाँ से आगे ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है, और 2030 तक जो अभी का प्रेजेंट 2 ईयर बीएड सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाएगा। वो 2030 तक ये 2 ईयर बीएड सिस्टम चलेगा, और आफ्टर 2030 सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को ही बीएड माना जाएगा। उसके बाद देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। ये अगर हम बात करें तो जैसा अगर हमको टीचर एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करना है तो उसके करिकुलम को भी रीडिजाइन किया जाएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को एनसीटी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो नेशनल लेवल पर टीचर एजुकेशन का एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करे, और उसको सपोर्ट करेंगी एनसीईआरटी। एनसीटी को सपोर्ट करेगी एनसीईआरटी। देखिए एनसीटी जो होती है वो बीएड कॉलेज को कंट्रोल करती है, और एनसीईआरटी जो होती है वो स्कूल एजुकेशन के लिए करिकुलम बनाती है, उसमें रिसर्च करती है, तरह तरह के फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। अभी तक ऐसा होता था कि एनसीटी अलग काम करती थी और एनसीईआरटी अलग काम करती थी। तो इन दोनों को अब एक साथ लाया जाएगा कि भाई एजुकेशन में किस चीज की जरूरत है, उस टाइप के टीचर्स को तैयार करना होगा, और उस टाइप के अगर टीचर्स को तैयार करना है तो टीचर एजुकेशन के करिकुलम फ्रेमवर्क को चेंज किया जाएगा। और उस ताल्लुक से बताया गया है कि 2021 तक या 22 तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तैयार होगा। नेक्स्ट चेंज है या नेक्स्ट जो तब्दीली है वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये बहुत बड़ा चेंज है। नेशनल लेवल पर ये एजेंसी बनाई जाएगी, और जो अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च में अपनी एबिलिटी रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट को इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू फंड दिया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और उनके किए हुए रिसर्च को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये एजेंसी पेश करेगी, है ना। देखिए कहा जाता है कि हमारे पास हिंदुस्तान में थीसिस तो बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन रिसर्च ना के बराबर हो रहा है। तो ये जो गैप है थीसिस और रिसर्च का, उसको दूर करने का या उस पर कंट्रोल करने का काम ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा, है ना। हमारे मुल्क में थीसिस बहुत लिखे जा रहे हैं, रोज लिखे जा रहे हैं,
लेकिन रिसर्च ना के बराबर हो रहा है। तो रिसर्च के जरिए थीसिस लिखने का जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो है ट्रांसफरिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, है ना। अभी तक जो हमारा बीएड है या एमएड है वो एनसीटी उसको कंट्रोल किया करती थी, फार्मेसी है और दूसरी चीजें उसको एआईसीटी कंट्रोल किया करती थी, या और दूसरे जो स्ट्रीम है उसके लिए उनको कंट्रोल करने वाले या उसके लिए फ्रेमवर्क बनाने वाले, रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाले, करिकुलम बनाने वाले अलग अलग एजेंसियां थी। लेकिन अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तमाम एजेंसियों को बंद कर दिया जाएगा या उनको मर्ज कर दिया जाएगा और सिर्फ एक सिंगल सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा, लाइट बट टाइट। जैसा हाई प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में भी ये बात की गई है कि जो रेगुलेटरी सिस्टम होगा स्कूल का वो लाइट बट टाइट, है ना। यानी कि आपको अलग अलग एजेंसियों के पास जाकर ना ही उनका नो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत होगी, ना ही एनओसी लेने की जरूरत होगी, ना वहां पे आपको जाकर फाइल सबमिट करनी होगी और अलग अलग एजेंसियों का नो ऑब्जेक्शन जमा करके उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट को देनी होगी और उसके बाद गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी। ऐसा सिस्टम अब नहीं होगा, बल्कि सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इसको जो है तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और नेशनल लेवल पर पूरे हायर एजुकेशन को एक ही एजेंसी जो है तो कंट्रोल करेगी। और इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाइट बट टाइट सिस्टम का नाम दिया गया है। उसके बाद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम, ये इस एजेंसी का नाम होगा जो मेडिकल और लॉ कॉलेज छोड़कर तमाम स्ट्रीम को या तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करेगी। जैसा मैं पहले बताया कि अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग एजेंसियां हुआ करती थी, अब उन तमाम एजेंसियों को मर्ज करके नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ये बनाया जाएगा, जिसको NHERA कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट एजेंसी होगी HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। अभी तक जो यूजीसी हुआ करता था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज को फंड दिया करता था, यूनिवर्सिटीज के रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाया करता था, फ्रेमवर्क बनाया करता था, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया करता था, अब उसको बदलकर या उसको मर्ज करके हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन बनाया जाएगा और ये एजेंसी यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करेंगी, उनके रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी और इस तरह से ये काम आगे चलेगा। इसके बाद होगा RSA, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये बहुत मेजर चेंज है। देखिए कहीं खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो है तो अपने मैनिफेस्टो में ये बात की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हम बनाएंगे और उन्होंने उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ कदम भी बढ़ा दिया था। तो इस पॉलिसी में भी उसके ताल्लुक से बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होगा, पार्लियामेंट के जरिए इसको बनाया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी ये। इसके अंदर 30 मेंबर होंगे और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो एजुकेशन मिनिस्टर, जैसे कि भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है जिसको इस पॉलिसी के बाद एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा, वो इसका चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा इसके जो मेंबर होंगे वो रिसर्चर, एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा जो है तो इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा जो अदर मिनिस्ट्री है जो एजुकेशन को सपोर्ट करती है या एजुकेशन से जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है, कनेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसी मिनिस्ट्री फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है और या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट है, तो उन तमाम के मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर होंगे। तो इस तरह ये 30 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक आयोग होगा जो इंडिपेंडेंटली काम करेगा और जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू फ्रेम किया जाएगा और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर होगा। नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, तो
स्टेट लेवल पर राज्य शिक्षा आयोग RJSA भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग काम करेगा और स्टेट लेवल पर राज्य शिक्षा आयोग उसको जो है तो फॉलो करेगा। दोनों मिलकर जो है तो कोलैबोरेशन के साथ पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का जो मेजर चेंज है या जो नेक्स्ट चेंज है वो है प्रमोशन ऑफ क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। खासतौर से यहाँ पर देखिए 8 जबानों का जिक्र किया गया है कि इन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। उसमें नंबर 1 है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पाली, पर्शियन और प्राकृत। इन 8 भाषाओं को प्रमोट किया जाएगा, इसके लिटरेचर को, इन जबानों को, और इसको आफ्टर 6 ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। 5th के बाद ही आफ्टर 5th इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एज ए ऑप्शन जो है तो आफ्टर 5th अगर कोई बच्चा पाली पढ़ना चाहता है तो उसको वो जबान दी जाएगी, कोई पर्शियन पढ़ना चाहता है तो उसको वो दी जाएगी। ये चॉइस बेस्ड और ऑप्शन रखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने खास तौर से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन 8 जबानों को प्रमोट करने के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटीज डेवलप करने की बात की है। स्पेशल एजेंसीज के थ्रू इन 8 लैंग्वेज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा जो ई कंटेंट होगा वो 8 लैंग्वेज में डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो 8 लैंग्वेज सिर्फ यही होगी या वो 8 लैंग्वेज कोई और होगी। इसका क्लियरिफिकेशन कहीं भी पूरे पॉलिसी में नहीं दिया गया है। तो जो ई कंटेंट डेवलप होगा वो अगर इन 8 लैंग्वेजेस में होने वाला है तो जो माइनॉरिटीज की लैंग्वेज खासतौर से उर्दू अगर हम बात कहेंगे तो उर्दू जबान का इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र नहीं किया गया कि हम इसको प्रमोट करेंगे या इसको प्रमोट करने के लिए नई यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, नई एजेंसीज बनाएंगे या नए इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। इस तरह की उर्दू से रिलेटेड या माइनॉरिटी की जो और प्रॉब्लम्स हैं या स्कॉलरशिप है इससे रिलेटेड पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं पर भी नहीं किया गया है। इसके बाद जो अदर मेजर चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। इस पॉलिसी के तहत ये बात बताई गई है कि जो 2018 के सर्वे के मुताबिक 26.3 ये हमारे हायर एजुकेशन का लिटरेसी रेट था। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद 2030 तक इसको 50% इंक्रीज करने का टारगेट है या इंक्रीज करने का जो है तो इन्होंने विजन रखा है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद जो हायर एजुकेशन की लिटरेसी रेट है वो 26.3 से 50% बढ़ जाएगा, उसको 50% आगे तक बढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन में बी डेवलप टू अटेन दीज गोल्स। नए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के गोल्स को अचीव करने के लिए नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल डेवलप किए जाएंगे या उनको परमिशन दी जाएगी या बनाए जाएंगे। और वो किस पर बेस्ड होंगे? ये 21st सेंचुरी सिस्टम पर बेस्ड होंगे। तो इस तरह बहुत सारी इसमें हम हायर एजुकेशन में आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। मेन चेंज तो जो होगा वो हायर एजुकेशन के जो स्ट्रक्चर में है वो होगा। उसके बाद मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का चेंज है ये, और मुख्तलिफ तरह के जो नई नई एजेंसियां बनेगी और वो नेशनल लेवल पर काम करेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशनल सिस्टम को, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, पूरे एजुकेशनल सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करना चाहती है। अब वो कहाँ तक इसमें कामयाब होगी या उसके अंदर वो स्टेट को कितना इन्वॉल्व करेगी, ये आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो हायर एजुकेशनल सिस्टम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किए गए हैं, जो हमको और आपको आने वाले वक्त में इसको देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।